नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविंद स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 के लिए जीके और जीएस की क्लासेस देख रहे हैं। और ये जीके जीएस की क्लासेस आपकी पहली क्लास नहीं है, इससे पहले आपकी 42 क्लास हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि आज जो क्लास होने वाली है वो आपकी 43वीं क्लास है। यानी आप अगर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं, आप अपने आप में इम्प्रूव चाहते हैं, तो आप ये जीके जीएस की क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे 42 क्लास करा दी हैं और आज 43वीं क्लास है। और आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आप वहाँ पर आपको यूपीएसआई जीके जीएस की प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जहाँ पे आप सारी क्लासेस को देख सकते हैं। अगर आपने सारी क्लासेस देख ली तो मुझे लगता है कि आपका जीके का पार्ट जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे 40 नंबर की बात कर रहे हैं, उन 40 में से हम लगभग 25 से 30 की ओर बढ़ जाएंगे। और इसी प्रकार से आप मूल विधि को भी ऐड कर लेंगे तो आपके नंबर ज़्यादा आने के चांसेस बन जाएंगे। तो इसलिए कहता हूं कि अगर आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ में रोजाना 12:30 बजे जुड़ सकते हैं। बाकी आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे केवल जीएस नहीं, आपके आपके रीजनिंग की क्लासेस भी रहती हैं, आपकी मैथ्स की क्लासेस भी रहती हैं, आपकी जीके की क्लासेस और हिंदी की क्लासेस। आप सुबह 7 बजे से जुड़ेंगे तो रीजनिंग की क्लासेस, आप सुबह 11:30 बजे जुड़ते हैं तो आप मैथ्स की क्लासेस में जुड़ेंगे, और 12:30 बजे आपकी मेरी क्लासेस रहती है जिसमें जीके जीएस रहता है, और शाम को 9 बजे की क्लास जो रहती है वो आपकी हिंदी की क्लास रहती है। तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि आपको जीके की आपको यूपीएसआई की तैयारी करनी है। लेकिन यूपीएसआई की बेहतरीन तैयारी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा बैच लेना पड़ेगा। और ये बैच मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये केवल 99 रुपये में है। यानी जितना हम लोग टैक्स पे करेंगे उतना बैच में हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। केवल 99 रुपये में आपको ये बैच मिलने वाला है, यूपीएसआई चाणक्य बैच। और इस चाणक्य बैच की खासियत ये है कि आपको यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरह से कंसेप्ट के साथ में क्लियर करके इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है। आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटजी भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जिससे आप यूपीएसआई को क्वालिफाई कर पाएं। और आपको यहाँ पे 2 वर्दी के लिए, 2 वर्दी नहीं, आप 2 स्टार की वर्दी के लिए आपके पास में जो टीचर हैं, ये टीचर पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। ये टीचर पूरी तरह से जी जान लगाकर आपको क्वालिफाई करने में लगे हुए हैं। तो आप इस बैच को खरीद सकते हैं। अभी जो कीमत चल रही थी इसकी 599 चल रही थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में एक ऑफर के साथ में आपको यहाँ पे कीमत मिलने वाली है 99 रुपये में। तो 99 रुपये में आप पूरा ये बैच ले सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी जो है वो 2 साल की है, और इस 2 साल के अंदर आप यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई जरूर करेंगे, ये हमारी गारंटी है। बाकी यहाँ पे जो भी जुड़ते जाएंगे एक बार चैनल को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शेयर करने के बाद में जब हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो पढ़ने के टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं होता। इसी वजह से बोल रहा हूँ कि शेयर करें तो आप शुरुआत में कर सकते हैं, इसके बाद में हम पढ़ाई पर फोकस करने वाले हैं। लेकिन ये बैच की अगर बात करेंगे तो बैच कहाँ मिलेगा, तो बैच आपको मिलने वाला है बाई एससी एप्लीकेशन पर। तो आप बाई एससी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ जाकर आप लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार डाउनलोड किया है तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉग इन कर सकते हैं और आपको सारे बैचेस वहां पे मिलने वाले हैं। तो सबसे खास बैच जो है वो आपका चाणक्य बैच है, चाणक्य 2.0 बैच, जो आपको 99 में मिलने वाला है, 99 रुपये में मिलने वाला है। और जो यहाँ पे साथी जुड़ चुके हैं स्टूडेंट लाइफ, और इसी के अलावा मेरी जान भी जुड़ चुके हैं, इसी के साथ में नमस्ते। और आपको यहाँ पे सबसे पहले शेयर करना है। अब शेयर करने के बाद क्लासेस स्टार्ट करनी है। क्लासेस जब भी मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कॉपी पेन लेके बैठें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं आप उनको नोट करें। आपको जो चीजें नई दिखती हैं आप उनको नोट करें, जिससे आपके पास में एक नोट्स यहां पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं एक प्रकार से, जो आप एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कॉपी पेन लेके नोट्स अपने हाथों से लिखें, क्योंकि अपने हाथों से लिखे गए नोट्स सबसे ज्यादा खास होते हैं। अपने हाथों से लिखी गई लैंग्वेज सबसे ज्यादा खास होती है, क्योंकि आप जो लिखते हैं वो आपके अपने तरीके से लिखते हैं, ना कि एक टीचर के तरीके से। और अपने तरीके से चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं, ना कि टीचर के तरीके से जल्दी याद होती हैं। इसलिए कहता हूं कि आप अपने तरीके से नोट्स जरूर बनाएं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है, आपके सामने आ चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये बच्चे हैं और बच्चे यहाँ पे खेल कूद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों के जब खेलने की बात की जाएगी, बच्चों के पढ़ने की बात की जाएगी, बच्चों की सुरक्षा की बात की जाएगी, तो ये अधिकार हमें कहां से प्राप्त होगा। ये बात की जा रही है कि भारत ने किस वर्ष में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अभिपुष्टि की थी। तो आप यहां पे जानेंगे कि जो बच्चों के अधिकार होते हैं, नागरिकों के अधिकार हैं, महिलाओं के अधिकार हैं, लेकिन बच्चों के अधिकारों का क्या। तो इसके लिए क्या होता है, एक कन्वेंशन होता है, और कन्वेंशन कहां होता है, यूएनसीआरसी में।
कहाँ पे होता है? यूएनआरसी में। यहाँ पे कन्वेंशन किसके लिए होता है? राइट्स ऑफ द चाइल्ड के लिए। और ये यूएन जनरल असेंबली के द्वारा क्या किए जाते हैं? अडॉप्ट किए जाते हैं। आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यूएन जनरल असेंबली, यूएनजीए के द्वारा ये क्या किए जाते हैं? अडॉप्ट किए जाते हैं। कब अडॉप्ट किए जाते हैं? तो आप कहेंगे 1989 में बच्चों के अधिकार के लिए यहां पर यूएन जनरल असेंबली में एक कन्वेंशन होता है जो राइट ऑफ द चाइल्ड की बात करता है, यानी चाइल्ड के राइट्स की बात करता है। अब लेकिन मैं आपसे अगर ये कहूं कि ये 1989 में कोई ना कोई तारीख तो रही होगी, तो आप कहेंगे सर 20 नवंबर को ये कन्वेंशन होता है। लेकिन 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 यहां पे भारत की बात की जा रही है, तो भारत ने कब रेटिफाई किया, भारत ने कब कमिट किया? तो आप यहां पे क्या कहेंगे? तो इंडिया के द्वारा जो कमिट किया जाता है ये किया जाता है 1992 में। कब किया जाता है? 1992 में। तो इसलिए इसका जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 1992। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप यहां पे क्या बताएंगे? इंडिया ने रेटिफाई कब किया? 11 दिसंबर 1992 को। और यूएन जनरल असेंबली के द्वारा कन्वेंशन कब हुआ? 1989 में। और 1989 में कन्वेंशन किस पे हुआ? बच्चों के अधिकारों पर बात की गई। और इंडिया ने जो कमिट किया बच्चों के एजुकेशन पर बात की, बच्चे को प्रोटेक्शन की बात की, बच्चे को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, पार्टिसिपेशन में रखना है, ये सारे अधिकार देने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पे एक प्रकार से उन्हें यहां पे अधिकार देने होंगे, आपको अपने संविधान में ऐड करना पड़ेगा। और इसी वजह से भारत ने संविधान में ऐड किया आर्टिकल नंबर 21A। और इसी 21A के तहत उन्हें क्या दिया जाता है? निशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार आपसे दिया जाता है कहां पर? 21A में। आप यहां पे देखेंगे रोजगार से संरक्षण करना है, खतरनाक कामों से संरक्षण करना है, तो हमारे पास आर्टिकल 24 है जहां पर 14 वर्ष से आयु तक के बच्चों को खतरनाक रोजगार से संरक्षण किया जाता है। अब अगर मैं कहूं कि बाल दिवस कब होता है, और मैं ये कहूं कि बाल दिवस तो सर 20 नवंबर को होता है, क्या आप मानेंगे? चित्रांशी चौहान नमस्ते। और इसी के साथ में सबका जो हाँ जी बिल्कुल, आज तो टाइम से आ गए हैं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पहला ही क्वेश्चन चल रहा है। मैंने बोला कि हमारे पास में जो बाल दिवस होता है वो हम 14 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन मैं कहूं कि बाल दिवस ना 20 नवंबर को होता है, क्या आप मानेंगे इस बात को? जान ने आंसर दे दिया है 20 नवंबर, बिल्कुल सही बात है। यहां पर आप जब यहां बाल दिवस की बात करते हैं, चिल्ड्रन डे की बात करते हैं, तो इंडिया में 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे इंडिया में तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन अगर आप यहां पे वर्ल्ड लेवल पर बात करेंगे तो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? तो आप उसका आंसर बताएंगे कि 20 नवंबर को। और 20 नवंबर को क्यों मनाया जाता है उसका रीजन मैंने बता दिया कि यूएनजीए के द्वारा यहां पे बच्चों के राइट्स की बात की गई थी, और वो कब की गई थी? 20 नवंबर को की गई थी। इसी वजह से 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। तो आप एक तरफ इंडिया की चिल्ड्रन डे की बात करेंगे और एक तरफ वर्ल्ड की चिल्ड्रन डे की बात करेंगे, तो दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, एक 14 नवंबर और एक 20 नवंबर। तो आंसर मिल गया है आपको, बिल्कुल सही आंसर है सभी के। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे क्या कहता है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और आपको पता होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव हाल ही में हुआ है, तो उनके लिए हम यहां पे क्वेश्चन भी लेके आए हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या आंसर होगा इसका? आंसर आया है चित्रांशी का सी, लाइफ का 35, और गीता जुड़ चुकी हैं इसी के साथ में, गुड आफ्टरनून, और यहां पे आंसर आ चुका है 35। तो मैं पहले बता दूं कि आप अगर यहां पे बात करेंगे एमएलए बनना चाहते हैं, आप अगर लोकसभा के मेंबर बनना चाहते हैं, तो जब लोकसभा के मेंबर बनेंगे तो आपकी जो आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो राज्यसभा के मेंबर की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अब आपको एक बात मालूम होगी कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का मेंबर होगा, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होगा। अब इन दोनों को लीड कर रहा है, यानी राज्यसभा को लीड करने वाला 30 के आसपास होना चाहिए, यानी इससे ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए राज्यसभा का सभापति कितने साल का, कितने साल न्यूनतम रहती है? वो होती है आपकी 35 वर्ष। तो लीड करने वाला कितने साल का?
35 वर्ष का, इसलिए उपराष्ट्रपति जो चुने जाते हैं और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हाल ही में आपके उपराष्ट्रपति चुने भी गए हैं, इनका यहाँ पे चुनाव हुआ भी है। तो आप क्या बताएंगे कि अभी जो चुनाव में जीते हैं, जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। तो जल्दी से बताइए, सीपी राधाकृष्णन प्रेजेंट में जो चुने गए हैं वो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, कौन से नंबर के चुने गए हैं ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। हाँ जी, बिल्कुल सी करेक्ट है, सी ही आंसर सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी ही मैंने बताया है। बाकी आप यहाँ पे 30 की बात करेंगे तो 30 वर्ष आपका राज्यसभा का मेंबर है। आप यहाँ पे 25 साल की बात करेंगे तो आपका लोकसभा का मेंबर है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो वो भी आपके 35 वर्ष के ही चुने जाते हैं, यानी मिनिमम एज आपकी 35 वर्ष है। और आप सभी को पता है क्राइटेरिया क्या होते हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा के सदस्य की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। ये हमारे पास में क्या होते हैं, ये एक प्रकार से इनकी क्वालिटी होती है, यानी इस आधार पर हम इन्हें चुन सकते हैं। और यहां पर हाँ जी बिल्कुल सीवी राधाकृष्णन है, सीपी राधाकृष्णन है। पूछा मैंने है कौन से नंबर के हैं, और जान का आंसर आ चुका है, चित्रांशी चौहान का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही आंसर बताया है। 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। इससे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो 14वें नंबर के थे, जिनका नाम था जगदीप धनखड़। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। अभी आपने हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग देखी थी, दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस कल्चर गैदरिंग भी मानी जाती है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ये कौन सा है, इसे कहते हैं हम कुंभ मेला। और ये कुंभ मेला कहां आयोजित किया जाता है, इन चारों में से आपको बताना है कि कुंभ मेला कहां आयोजित किया जाता है। और सभी का आंसर आ चुका है, जान का आंसर, चित्रांशी चौहान का आंसर, और इसी के बाद भाई आंसर भी देते जाओ। जो लोग जुड़े हैं आंसर तो दो, कम से कम पता तो चले कि आप लोग यहाँ पे सीखने आए हैं। जब तक आप आंसर नहीं देंगे तो मुझे कैसा पता चलेगा कि आप सीख चुके हैं। यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा। और आप जानते ही हैं कि अभी हाल ही में इस साल भी यहां पर 144 वर्ष के बाद जो कुंभ मेला बना है, जिसे महाकुंभ मेला बताया गया है, वो आपका 12 पूर्ण कुंभ के बाद मनाया जाता है। और इसी वजह से जो गणतंत्र दिवस हुआ था इस साल, उस गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की एक झांकी निकाली गई थी। कौन सी, यानी उत्तर प्रदेश की झांकी को फर्स्ट प्राइज दिया गया था। ये आपका करंट का भी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट प्राइज किसे दिया गया था, उत्तर प्रदेश की झांकी। इससे रिलेट क्यों किया गया, क्योंकि इसका जो कुंभ, यानी इन्होंने उत्तर प्रदेश की जो झांकी निकाली गई थी वो किस पर आधारित थी, वो महाकुंभ पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, महाकुंभ पर आधारित थी। इस वजह से इसको यहां पे मैंने लिंक किया है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यूनेस्को ने इसे 2017 में इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में घोषित कर दिया है। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस कल्चर गैदरिंग भी माना जाता है। 12 साल बाद ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन कितनी जगह मनाया जाता है, तो आप यहां पे बताएंगे कि सर कुंभ जो है वो 4 जगह पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। 4 जगह कौन सी हैं, तो आप सबसे पहले बताएंगे सर प्रयागराज है, बिल्कुल है प्रयागराज। प्रयागराज के बाद आप बताएंगे कि हरिद्वार भी है, और गंगा नदी के किनारे ये आपका क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद आप क्या बताएंगे कि सर नासिक भी है, और नासिक में जो नदी है उसका नाम क्या है, गोदावरी नदी है, जिसके किनारे पर क्या किया जाता है, हमारा कुंभ मनाया जाता है। और फिर आप चौथी जगह क्या बताएंगे, उज्जैन है, जो कि आपकी शिप्रा नदी के किनारे मनाया जाता है। तो यहां पर आपके 4 जगह पर कुंभ मनाए जाते हैं, मैंने चारों जगह बता दी। और यहां पे क्या बता दिए भाई, सर जब मैंने जानू नाम रखा है कि आप नहीं बोलते थे, मेरी जान बहुत जानते हो भाई, किसी का भी कोई नाम है, आप मैं नाम बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे नाम भी तो पता हो, सामने वाले का नाम पता होगा, मैं नाम बोलूंगा। सर मेरा यूपीएसआई में करेक्शन नहीं हो पाया, लास्ट में इसकी जगह पर नो हो गया है, क्या करें, प्लीज हेल्प सर। अभी मुझे आपके करेक्शन चल रहे हैं, आप अगर देखेंगे तो यूपीएसआई में करेक्शन चल रहे हैं, आप दोबारा से करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, यहां पे आपका, यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी देश में मान लीजिए कभी बाढ़ आ जाए, सड़कें बिजली नष्ट हो जाए,
तो उनकी हेल्प करने वाला कौन होगा? आरबीआई होगा या फिर कोई और होगा जो हेल्प करने आएगा? तो आप इन चारों में से क्या आंसर देंगे? क्या वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनकी हेल्प करेगी? नहीं। किसी देश में जब बाढ़ आती है, किसी देश की सड़कें खराब हो जाती हैं, किसी देश की बिजली नष्ट हो जाती है, या कभी भी ऐसी चीज आ जाती हैं जो कि आपकी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उस जगह पर हेल्प करने वाला अगर कोई होता है तो वो कौन होता है? तो आप इनमें से आंसर देंगे कि वो होता है आपका वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड बैंक ही है जो यहां पे क्या करता है? हेल्प करता है। लेकिन हेल्प करता कैसे है? लोन प्रोवाइड करके। क्योंकि सड़कें खराब होंगी तो आपको क्या चाहिए? लोन चाहिए। बिजली नष्ट होगी तो क्या चाहिए? लोन चाहिए। तो डेवलपमेंट के लिए और रिकंस्ट्रक्शन के लिए अगर आप लोन लेने जाएंगे तो कहां जाएंगे? वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में स्थापना हुई थी। और 1944 में इसकी एक ब्रांच जिसे आईबीआरडी के नाम से जाना जाता है, यही बाद में जाके क्या बन जाती हैं? वर्ल्ड बैंक बन जाती हैं, वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती हैं। आप यहां पे देखेंगे कि जब हमें लोन चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, तो कौन चाहिए? वर्ल्ड बैंक। हमें एनर्जी के लिए काम करना है तो कहां जाओगे? आप वर्ल्ड बैंक जाओगे। हमें पॉवर्टी के लिए, गरीबी के लिए काम करना है, गरीबी को खत्म करने के लिए काम करना है, कहां जाओगे? आप वर्ल्ड बैंक जाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इस वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर कहां पे है? इस वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पे है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। सभी का आंसर आ रहा है, डी आंसर आया है। चित्रांशी चौहान, डी आंसर नहीं होगा। आईएमएफ भी लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म लोन होते हैं और इसके मेंबर को ही लोन मिलता है। ये बात याद रखना, ये केवल उसके मेंबर को ही लोन प्रोवाइड करता है और ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप यहां पे पूछा गया है कि जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है, यानी आईवीआरडी की जो बात की जा रही है, उस आईवीआरडी को वर्ल्ड बैंक कहते हैं। ये मैंने यहां पे बता भी दिया है कि इसको आईवीआरडी के नाम से जाना जाता था और यही क्वेश्चन पूछा गया है। आईवीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, हम रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, हम दोबारा से डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल कोमल, आपका भी स्वागत है, आप भी जुड़ सकते हैं और यहाँ पे आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कहता है? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात कर रहे हैं। हम यहाँ जंगलों की बात करते हैं। क्या जंगल में केवल आपको पेड़ दिखेंगे? आपको वहां पे जानवर भी दिखेंगे। आपको वहां पे एलिफेंट, टाइगर और बाकी के बहुत सारे जानवर दिखेंगे। अब आप जंगलों को बचाने की बात कर रहे हैं तो क्यों ना आपको पेड़ भी बचाने हों। जंगलों में आपको पेड़ भी बचाने हैं तो आपको जानवर भी बचाने होंगे। और जानवर को बचाने के लिए हमारे पास में कौन सा एक्ट आया? वही एक्ट आपसे पूछा जा रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया था? ये कब आया था? ये क्या करेगा और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? चलिए आगे बात करेंगे। आपका आंसर क्या आ चुका है? सर केवल मॉर्निंग 6 बजे तक ही क्रिएशन था। सर क्या बेटा, इसको मैं एक बार चेक करना पड़ेगा। अगर आपने करेक्ट आज हो चुका है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपका आगे जाता है यहाँ पे अगर डेट बढ़ती है तो मैं उसको चेक कर लूँगा। ठीक है, तभी बता पाऊंगा। 1971 कोमल का लाइफ का जानकार आंसर आ चुका है डी। तो यहाँ पे जो आप आंसर बता रहे हो बेटा 1971, ये 1971-72 है, लेकिन एक्ट जो आया था 1972 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आता है आपका 1972 में आता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए लागू कब होता है। ये लागू 1973 में होता है, 1973 में होता है। और एक बात नोट कर लेना कि 1973 में यूज हुआ और इसी के अंदर हमने क्या बनाए? इसी के अंदर हमने बनाए प्रोटेक्टेड एरिया। कैसे बनाए? प्रोटेक्शन चाहिए, क्या करेंगे? एरिया बनाएंगे। कैसे? तो आप इसी में पढ़ते होंगे कि सर नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। आप इसी में पढ़ते होंगे कि आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती हैं। तो आप यहाँ पे इन चीजों को देखते हो क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया बनाए जाते हैं। जंगल होंगे तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया होंगे। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी हंटिंग को बैन करना पड़ेगा, शिकार नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा क्या करना है? तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे क्योंकि जानवर भी बचाने हैं। तो आप देखते होंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर आया था। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? जैसे ही ये लागू किया गया आपका प्रोजेक्ट टाइगर आ जाता है। लेकिन क्या प्रोजेक्ट टाइगर ही है? आप यहाँ पे वन को संरक्षण भी तो करेंगे, वन को भी तो बचाना है, केवल जानवरों को थोड़ी ना, हमें वन भी बचाना है। तो इसी वजह से आपका एक और लॉ आता है, एक और एक्ट आता है जिसे कहा जाता है वन संरक्षण अधिनियम। बताइए
वन संरक्षण अधिनियम जो आता है ये कब आता है? वन संरक्षण अधिनियम कब आता है? आप यहां पे कहेंगे कि सर हमें वन को ही नहीं, हमें तो पूरे पर्यावरण को बचाना है। तो बताओ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है? तो हमें ये कब मालूम पड़ता है कि हमें इन्हें भी बचाना है? हम एक तरफ यहां पे जानवरों को बचा रहे थे, फिर समझ में आया हमें वनों को बचाना है, उसके बाद समझ में आया हमें पर्यावरण को बचाना है, और फिर समझ में आता है कि नहीं सर हमें तो पूरी डाइवर्सिटी, हमें यहाँ पे पूरी डाइवर्सिटी को बचाना है, इसलिए यहाँ पे जैव विविधता के लिए भी क्या आता है? अधिनियम आता है। और फिर हमें क्या पता चला कि इनको बचाने में सबसे ज्यादा जो काम कर रहे हैं वो तो यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स कर रहा है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को यहाँ पे अधिकार देना पड़ेगा, और इसी वजह से क्या आता है? वन अधिकार अधिनियम आता है। इसी प्रकार से हमारे पास में क्या आ जाता है? एक और अधिकार, वनों का अधिकार। तो इसी प्रकार से आपके सारे आंसर आपको पता होने चाहिए। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाले हैं इनके। जान का आंसर है 1980, 1986 और इसके बाद 2002 और 2006, यानी 4 आंसर आ चुके हैं। और कोमल का आंसर 1980 है। इसके अलावा सर को, चलिए इसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं। मैंने क्या बोला? सबसे पहले हमने जानवरों को बचाने की बात की, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में आया। इसके बाद हमने वनों को बचाने की बात की, कब बचाने की बात की? 1980 में। फिर हमें ध्यान आया कि यार हम तो वनों की बात नहीं कर रहे, हम तो पूरे पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं। अब तो पूरे पर्यावरण को बचाने के लिए हमने एक्ट लेके आए, कब लेके आए? 1986। फिर धीरे धीरे समझ में आया था ये सारे पार्ट तो बायोडाइवर्सिटी के हैं, तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर आपको वन भी बचाने होंगे, आपको यहाँ पे इनकी स्पीसीज को भी बचाना होगा। तो फिर हम क्या करते हैं? 2002 में एक एक्ट और ले आते हैं, कौन सा? जैव विविधता नियम। फिर आपको समझ में आया कि यार जंगलों में बचाने वाले लोग कौन है? एसटी के लोग हैं, जिन्हें हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, जिन्हें हम जनजाति कहते हैं, जो जंगलों में ही रहती है। क्यों ना हम इन्हें अधिकार दे दें? तो इन्हें भी अधिकार दिए गए और 2006 में ये अधिकार प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे सारे प्रोटेक्शन को याद कर सकते हैं, सारे एक्ट को याद कर सकते हैं। ठीक है सर को शर्म आ गई, तुम लोगों को नहीं। मुझे किस बात की शर्म आएगी भाई? मेरे को शर्म नहीं आने वाली, मेरे नाम क्या आ गई? शर्मा लगा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आगे आते हैं। सर शर्मीले हैं, हाँ बहुत ज्यादा। 6 की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 6 कहता है कि किन देशों ने सीमा पर उग्रवाद गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन गोल्डन वर्ड चलाया था? भाई किसकी बात हो रही है? बॉर्डर की। और बॉर्डर पर कौन होते हैं? विद्रोही। क्या करेंगे? हथियार लेके आएंगे, और हथियार लेकर क्या करेंगे? हथियार लेकर एंटर करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से? इलीगल तरीके से, इसलिए इसे कहा जाता है इलीगल माइग्रेशन। अब रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोकने के लिए हमें दूसरे देश का भी तो सहयोग लेना पड़ेगा भाई, पाकिस्तान छोड़ के। आपको पता है पाकिस्तान सहयोगी नहीं है इस चीज में। तो हमारे पास में सीमा पार अगर कोई विद्रोही आता है, हथियार लेकर आता है, एंट्री करने की कोशिश करता है, इलीगल माइग्रेशन करता है, तो हमें यहाँ पे बॉर्डर कंट्री यानी जहां से आ रहा है, जिसके बॉर्डर से आ रहा है, उसके साथ में सहयोग करना पड़ेगा, उसके साथ में कोऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके साथ कोऑपरेटिव मोड में आना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेने पड़ेंगे। हमें बॉर्डर क्या करने पड़ेंगे? बॉर्डर सील करने पड़ेंगे। हमें यहाँ पे इंसर्जेंट, जिन्हें विद्रोही कहा जाता है, उनको रोकने के लिए चैन को तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा ही एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन गोल्डन वर्ड। क्या नाम था उसका? ऑपरेशन गोल्डन वर्ल्ड नाम था। अब आप बताइए तो ऑपरेशन गोल्डन वर्ल्ड में क्या किया गया था? किस देश के साथ में हमने ऐसी चीजें की होंगी? तो आप यहां पे जानेंगे कि एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार, जहां से इलीगल माइग्रेशन बहुत होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा रोहिंग्या मुसलमान, कहां से आए थे? ये आपके आए थे म्यांमार से। तो इसीलिए यहां पे क्या किया जाता है? असम राइफल्स और म्यांमार की आर्मी मिलकर एक ऑपरेशन चलाती है। कहां? 1995 में। और ये 1995 में हमने क्या किया? एक ऑपरेशन चलाया जिसमें इनको रोकने का काम किया। क्या यही काम होता है? नहीं। आपने सुना होगा कि एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसे कहा गया था ऑपरेशन सनराइज। सर्जिकल स्ट्राइक कहा होगा, हमने पहली सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, ये आपने सुने होंगे, बहुत बार न्यूज़ में सुने होंगे। तो हमने कहाँ की थी? म्यांमार में की थी। और सब ऑपरेशन सनराइज कब चलाया गया था? 2019 में चलाया गया था। और इसी प्रकार से एक और चीज़ याद कर लेना कि हमारे द्वारा म्यांमार में आए भूकंप से बचाव करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ब्रह्मा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ के लिए? राहत बचाव का काम करता है, म्यांमार के राहत और बचाव का काम करता है। आया समझ? आ गया भाई? बांग्लादेश नहीं है कोमल,
बांग्लादेश इतना कोमल नहीं है, बांग्लादेश बहुत सख्त है, हम भी बहुत सख्त हैं उसके साथ में। हम कहीं ना कहीं एक बार म्यांमार के साथ जा सकते हैं, हम म्यांमार के साथ जा सकते हैं, हम भूटान के साथ जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में हम यहाँ पे इतना कोऑपरेटिव नहीं हो पाते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा भाई, ए आंसर होगा। ये क्या आंसर आ रहे हैं, चित्रांशी चौहान, प्रवीण कुमार? क्लास रुक रही है? नहीं रुक रही है। ए ओके, ए ओके, हाँ जी बिल्कुल ए ही आंसर होगा। कोमल का भी आंसर आ चुका है, ए आंसर होगा। ऑपरेशन गोल्डन बर्ड, ऑपरेशन सनराइज, जो हमारी एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जहां पे हम कैंप खत्म करते हैं, आतंकवादियों के कैंप खत्म करते हैं, तो वो आपका म्यांमार के साथ में होता है। और कोऑपरेटिव की बात की है, कोऑपरेशन किसके साथ में होगा? क्या पाकिस्तान कोऑपरेशन करेगा? क्या बांग्लादेश कोऑपरेशन करेगा? नहीं करते हैं भाई, बिल्कुल नहीं करते हैं। ये तो चाहते हैं कि इनके यहाँ पे माइग्रेशन होता रहे, ये तो चाहते हैं कि इनके यहाँ पे ऐसे ही अवैध प्रवासी आते रहें, ये चाहते हैं कि इनके यहाँ पे आतंकवादी घुसते रहें, और इसी वजह से आप यहाँ पे देखते हैं कि इनके लिए हमें ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ता है। तो यहां पर जो चलाया गया ये कॉपरेशन का है, यहां पे सहयोग की भावना आती है, और सहयोग की भावना आपको म्यांमार के साथ में, भूटान के साथ में देखने को मिलती है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, हाँ जी भाई, जान का आंसर सही था। ठीक है, तो आपका ऊपर निकल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7। अब भाई बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की। संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य संकल्प लाया गया था, ठीक है, और वो कब स्वीकार किया गया था, लेके कौन आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आया था, कब लेके आया था, कहां पर लेके आया था, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास में। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन का पेज है, अब इसके अंदर बहुत सारे पेज हैं, इसके अंदर क्या है हमें क्या पता। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आपको सबसे पहले फ्रंट पेज पर, पहले ही पेज पे क्या दिया जाता है, एक समरी दी जाती है, आपको एक शॉर्ट नोटिस दिया जाता है, आपको गाइड किया जाता है, गाइडिंग प्रिंसिपल दिए जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया था, इसी चीज के लिए हम लेके आए थे उद्देश्य प्रस्ताव। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को कौन लेके आया था? तो आपका आंसर होगा कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। और इसका उद्देश्य वास्तव में क्या था, ये समरी करता था, किसकी? पूरे संविधान की समरी कर रहा था। और इसी वजह से यानी जवाहरलाल लेके आते हैं, जवाहरलाल नेहरू जो कि आपके पहले प्रधानमंत्री हैं, आप सभी जानते भी होंगे। और इसके बाद में ये लेके कब आते हैं, तो आप कहेंगे कि सर 13 दिसंबर को लेके आते हैं। कब लेके आते हैं? 13 दिसंबर को लेके आते हैं, और 13 दिसंबर 1946 को आता है। पर आप कहेंगे सर आंसर तो हमारा मैच ही नहीं कर रहा, 1946 वाला तो आंसर ही नहीं है, 13 दिसंबर ही नहीं है, 46 तो छोड़ो, दिसंबर ही नहीं है भाई। बोला गया है उद्देश्य प्रस्ताव कब आया, वो ये आपका 13 दिसंबर 1946 है। स्वीकार किया गया, अडॉप्ट किया गया, तो अडॉप्ट का आंसर आपका अलग होगा। आप गया है, अडॉप्ट कब किया गया है, तब आपका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी को। अब 1946 में लाए तो 47 में करेंगे, तो 22 जनवरी 1947 को हमने इसे क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कितनों का सी आंसर है? आपका आंसर है सी है, सी है। लाइक कर दो, फिर क्लास देखते हैं। दिस इज नॉट फेयर भाई, चित्रांशी ने आज बिल्कुल सही बात की यार। देखते लोग ज्यादा हैं और लाइक उतने नहीं आते हैं। क्या आप पसंद नहीं आता? क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? क्या आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा? क्या आपको मैं चीजें सही नहीं बता रहा हूँ? कम से कम बता दिया यार, लाइक तो कर ही दिया करो, इतना तो चलता है। कोमल का भी आंसर हाँ सी है भाई, सी ही है, सी हुई, हाँ बिल्कुल ही सी हुई। लेकिन अगर आपसे मैं यहाँ पे पूछूं कि सर ठीक है सारी चीजें सही है, हम ये उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे, या प्रस्तावना की बात करते हैं, तो प्रस्तावना का जो विचार लिया था वो हमने किस देश से लिया था? प्रस्तावना का जो विचार है ये हमने किस देश से लिया था? और यहां पे प्रस्तावना की भाषा हमने किस देश से ली थी? हम जब विचारों की बात करते हैं तो ये विचार कहां से लिया कि प्रस्तावना होनी चाहिए, और इसकी जो भाषा यूज की गई है वो भाषा हमने कहां से ली है? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए। विचार कौन लेके आया, यानी कहां से लिए, भाषा कहां से ली, पूछा जाता भैया, आंसर दो। राज ब्रो, राज का भी आंसर सही है, बिल्कुल सही है भैया राज। प्रवीण का, सबका आंसर सही है। जान का आंसर आ चुका है अमेरिका, लेकिन कौन सा, विचार या भाषा? इनमें से एक तो सही है, विचार होगा या फिर भाषा होगी। तो आपका जो आंसर आएगा, चित्रांशी चौहान का भी आंसर आ चुका है, और ऑस्ट्रेलिया भी बता दिया है। रसिया कहां से आ गया भैया? हर चीज में रसिया मत देखा करो कि ये भी होगा रसिया से ही होगा।
आगे निकलो इस रसिया से थोड़ा सा। प्रस्तावना का जो विचार है ये हमने लिया था यूएसए से, यानी अमेरिका से, लेकिन इसकी जो भाषा है ना, ये भाषा हमारी कहाँ से ली गई थी, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। आप यहाँ पे इन चीजों को भी नोट कर लेना, ठीक है। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके अलग से निकल के आते हैं फिर से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये आ गया आपका सामने। यहाँ पे तो बात की जा रही है, सन की बात की जा रही है। आपको कुछ यहाँ पे सेडिमेंट्स दिख रहे होंगे और यहाँ पे पानी दिख रहा है। इसका मतलब ये तालाब से की बात की जा रही होगी, यानी तालाब के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा होगा। अब यहाँ पे बोला गया है पोषक तत्वों के साथ जल निकायों के संवर्धन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अब आपसे मैं कहूं, बिल्कुल प्रस्तावना यूएसए से और भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल सही बता रहे हो राज फीलिंग्स, और आपकी फीलिंग्स हम समझ चुके हैं। यहां पे बात की जा रही है कि मान लीजिए कोई तालाब है, तालाब है, ठीक है। अगर तालाब में ज्यादा फर्टिलाइजर आ जाएं या ज्यादा फर्टिलाइजर वाला पानी बहकर आ जाए, तो बताओ मछलियां खुश होंगी या मछलियां मर जाएंगी? क्या आंसर होगा आपका? अगर तालाब में फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ जाती है तो मछलियां इस बात से खुश होंगी या फिर वो मर जाएंगी? जल्दी से आंसर दीजिएगा। जान का आंसर है बी, चित्रांशी का आंसर है बी, राज फीलिंग बता रहे हैं ए। जाकी का हम पढ़ते हैं क्या आंसर होना चाहिए। चलिए कोई आंसर नहीं है। मैं बता दूं कि आपको पता है कि हमारे पास में एक वाटर लिया मैंने नॉर्मल, एक वाटर कैसा है, नॉर्मल है, और दूसरा पानी मैंने क्या लिया, हमने इसमें क्या कर दिया है, पोषक तत्व बढ़ा दिए या फर्टिलाइजर वाला पानी ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे बात की जाती है कि अगर मैं नॉर्मल वाटर ले रहा हूं तो न्यूट्रिएंट्स कैसे होंगे, यानी पोषण कैसे होंगे, पोषक तत्व कैसे होंगे, नॉर्मल रहेंगे। नॉर्मल पानी, नॉर्मल पोषक तत्व। और अगर फर्टिलाइजर वाला पानी ज्यादा तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक्सेस, यानी ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे, ज्यादा पोषक तत्व होंगे। लेकिन कौन से पोषक तत्व यार, फर्टिलाइजर की बात की जा रही है, और फर्टिलाइजर में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और इसके अलावा आप देखते हैं पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, तो हमारे पास में इनकी मात्रा बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यहां पे वाटर जो होगा ना क्लियर होगा, ये कैसा है, साफ पानी है, लेकिन इसमें क्या होगा, एल्गल बूम होगा, यानी आप यहां पे एल्गी की संख्या ज्यादा देखोगे, बहुत ज्यादा एल्गी बढ़ जाएगी। अब आपको मालूम होना चाहिए एल्गी कैसी होती हैं, या आपको कहूं नील हरित सावाल कैसी होती हैं, विषाक्त वाली होती हैं। अगर यानी कि इसका मतलब है विषाक्त हैं तो क्या करेंगी, ये मछलियों को मार देंगी, और मछलियां मर रही हैं तो इसका मतलब क्या है, ये पानी उनके लिए अच्छा नहीं है। अब न्यूट्रिएंट्स बढ़ गए तो इसे कहेंगे यूट्रोफिकेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है यूट्रोफिकेशन, जल सुपोषण। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर यह याद रख लीजिएगा कि इसका आंसर जो होना है वो बी आंसर होगा। तो चित्रांशी चौहान का, जान का आंसर सही है। जय हिंद भाई, थाना प्रभारी राहुल जाट। और इसी के साथ में आपका आंसर मैंने बता दिया है कि तालाब में ज्यादा फर्टिलाइजर हो जाए तो ऐसे पानी को यूट्रोफिकेटेड वाटर कहा जाता है, जिसके अंदर एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है, और इसे एल्गल बूम के नाम से जाना जाता है। यानी यहां पे बहुत सारे एल्गी देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में एल्गी बढ़ जाएंगे, और ये एल्गी में नील हरित सावल की बात करें तो विषाक्त पदार्थ ज्यादा होते हैं। विषाक्त अगर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो मछलियां मर जाएगी, क्योंकि मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इसलिए इसे कहा जाता है यूट्रोफिकेशन या फिर यूट्रोफिकेटेड वाटर। इसीलिए यहां पर आपका आंसर बी हो जाएगा। आया समझ भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जल सुपोषण कहा जाता है, अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो जल सुपोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यहां पे बोला जा रहा है किसके पास केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने की शक्ति होती है। यानी ये आपका गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, उन पर तो नजर रख रहा है। अब मान लीजिए नजर रखते रखते ये खुद भ्रष्ट हो जाए। अगर भ्रष्ट हो गया तो इसे हटाना पड़ेगा ना, तो हटाएगा कौन? तो सीबीसी अगर भ्रष्ट है, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर अगर भ्रष्ट है, कमिश्नर अगर भ्रष्ट है, तो उसे हटाने के लिए कौन काम आएगा? क्या पीएम काम आएगा, या फिर गवर्नर के द्वारा हटाया जाएगा, या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाएगा? तो यहां पर आपको आंसर बताना है। सर जी आप जान किसे बोल रहे हो? सर जान उसे बोल रहा हूं जो नाम सामने आ रहा है। अब तुम नाम रख लोगे तो तुम्हें भी बोल देंगे भैया, हमारा क्या है। चित्रांशी चौहान का आंसर है ए, चित्रांशी प्रेसिडेंट, हाजी पति नहीं, राष्ट्रपति, ठीक है।
इसका आंसर क्या होने वाला है, सीवीसी जो होते हैं, कमिश्नर जो होते हैं, सेंट्रल विजिलेंस, जो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए काम आते हैं। अब मान लीजिए खुद ही भ्रष्ट हो जाएं तो उस स्थिति में यहां पे एक दो पॉइंट याद कर लेना कि इन्हें अपॉइंट कौन करता है और इन्हें रिमूव कौन कर सकता है। तो दोनों ही स्थिति में एक ही आंसर होगा, दोनों के लिए आंसर क्या रहने वाला है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं और प्रेसिडेंट के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे सिफारिश किसकी होती है, तो कमेटी की सिफारिश होती है जिसके अंदर पीएम भी होंगे, होम मिनिस्टर भी होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होगा। लेकिन हटाने के लिए इनकर इंक्वायरी बैठती है और इंक्वायरी की रिपोर्ट कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। तो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी की रिपोर्ट के बाद इन्हें मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटेंस के आधार पर, इनकैपेसिटी के आधार पर प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी डायरेक्ट नहीं हटा सकते, इंक्वायरी बैठेगी, इंक्वायरी प्रूफ होगी और इसकी रिपोर्ट आएगी। कौन देगा रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देगा। तब जाकर इसे मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के माध्यम से प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है। सीबीसी एक्ट कब आया था, ऐसे ही। फिर इसका मतलब क्या है, सेंट्रल विजिलेंस एक्ट भी तो आया होगा, तो हमें पता होना चाहिए सीवीसी एक्ट किस डेट में आया था, किस ईयर में आया था। जल्दी से आंसर बताइए कि सीबीसी एक्ट कब आया था। आगे बढ़ते हैं तब तक। हाँ जी बिल्कुल, ए बिल्कुल राष्ट्रपति ही आंसर है। थाना प्रभारी ने भी सही आंसर दे दिया। जान का भी आंसर आ चुका है और स्टूडेंट लाइफ का भी आंसर आ चुका है। और यहाँ पे एक और सही आंसर आया है जान का, यानी सीबीसी एक्ट कब आता है, ये एक्ट आता है 2003 में। कब आता है, 2003 में। तो 2003 आपका सीबीसी एक्ट सेंट्रल बिजनेस कमीशन की बात करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब इतना पढ़ लिए होगे, पढ़ने के बाद में आपको ऐसा लग रहा होगा कहीं कहीं बुखार सा, भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनके आंसर कैसे निकलेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, बुखार सा हो रहा होगा। और बुखार मापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। और बुखार मापने के लिए जो थर्मामीटर का यूज किया जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। शिवा राजपूत का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भाई शिवा राजपूत का आंसर आ चुका है, चलिए कोई बात नहीं। निशांत भी जुड़ चुके हैं और इसी के साथ में राज फीलिंग 96 और 104, जान का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी और लोग भी आंसर देने की कोशिश करो भाई। बुखार, आपको बुखार ही तो नहीं आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन देख के। यहां पे मैं कहूं बुखार मापने के लिए आपको कई सारे थर्मामीटर होते हैं। एक आपने सुना होगा लैब थर्मामीटर होता है, लेकिन ये आपका बुखार मापने के लिए काम आता है, नहीं आता। एक होता है क्लिनिकली, जो क्लिनिक पे रहता है ना, उसे क्लिनिकल थर्मामीटर के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा नहीं है इसे घर नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हो, आप इसका यूज कर सकते हो। अब मैं आपसे ये कहूं कि इसकी जो रेंज होगी वो कैसी होगी, तो आप कहेंगे सर 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का ये क्या करता है, मीजरमेंट करता है। 35 से 42 डिग्री सेल्सियस का। अब इसी वजह से, अब सॉरी सेल्सियस नहीं होना चाहिए, सेल्सियस नहीं होना चाहिए, हाँ से थर्ड सही है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस सही है। अब आपसे मैं कहूं कि ह्यूमन का जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमन टेम्परेचर, ह्यूमन का ताप कितना होता है नॉर्मल, तो आप क्या बताएंगे, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मल। तो क्या आंसर होगा आपका, चित्रांशी को राधे राधे, हाँ बिल्कुल, निशांत मात्र बिल्कुल कर लो। इसी के साथ में आगे आ गया 35-42, बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, सही है। वो थोड़ा सा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभी। ऑप्शन नंबर बी तो सही होगा। लेकिन मैंने ये पूछा है कि जो ह्यूमन का टेम्परेचर होता है, ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर, हम किस आधार पे बताते हैं कितना होना चाहिए, और हमें फीवर कब लगेगा, जब उस टेम्परेचर से आगे बढ़ जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, स्माइल गर्ल आ चुकी हैं, और स्माइल गर्ल के साथ में सभी लोगों के लिए एक छोटी सी स्माइल होनी चाहिए उनका स्वागत करने के लिए। कह दो भाई स्वागत नहीं करोगे स्माइल के साथ हमारा। अब इसी के साथ मैं बता दूं कि जो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपका लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसे कह सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, जैसे ही आप 37 से आगे बढ़ते हो तो आपको फीवर हो जाता है। ठीक है, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से आगे बढ़ते हो तो आपको फीवर होने लगता है। तभी तो कहते हो कितना बुखार है, 102 डिग्री, कितना है 104 डिग्री। वो डिग्री कौन सी है, सेल्सियस की या फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट की है, सेल्सियस मत बोल देना, उबल जाओगे किसी दिन। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही है, 98.6 है, बिल्कुल सही बताया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा बुखार सही हो चुका है, अब हम दूसरी बीमारी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, भाई आप नमक खाते हो, टाटा नमक, देश का नमक,
जिसमें क्या होता है, आयोडीन की मात्रा होती है। कहा जाता है कि उसमें आयोडीन की मात्रा होती है। भाई नमक के अंदर आयोडीन क्यों डाला जा रहा है? नमक में आयोडीन अगर ना हो या हमारी बॉडी के पास में आयोडीन ना पहुंचे तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा? यही है आपका, आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा? इनमें से जल्दी से बताइए क्या आंसर रहने वाला है। और मुझे बुखार आ गया है, हाँ ऐसे क्वेश्चन देख के तो बुखार बुखार आना जरूरी है। ठीक है, जान का आंसर ए है, गॉइटर बताया है चित्रांशी चौहान ने। और इसी के साथ में राज का भी आंसर है घेंगा, बिल्कुल सही है। घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण, बिल्कुल सही बताया। स्टूडेंट लाइफ का भी आंसर सही है। तो आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो आयोडीन की कमी के कारण जो आपका गला है, ये गले में स्वेलिंग हो जाती है। लेकिन गले में स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि गले में होता है एक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? थायराइड ग्लैंड होती है। तो थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है और इसी को, स्वेलिंग को ही हम क्या कहते हैं, घेंगा हो गया है। और ये डिस्टर्ब किसे करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन को, क्योंकि इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलेगा। आपके उपापचयी, आपके पाचन में भी सहायक होता है। कभी कभी देखते हैं थायराइड बढ़ने से लोग पतले या फिर बहुत मोटे हो जाते हैं, वो इसी कारण होते हैं, क्योंकि ये उपापचयी क्रियाओं को देखता है, मेटाबॉलिज्म को देखता है। अब बात करते हैं बेरी बेरी रोग। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग? बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, रिकेट्स, हड्डियां की कमजोरी, विटामिन डी की कमी से। अगर आपसे बोला जाए स्कर्वी, स्कर्वी आपके मसूड़ों की बीमारी, किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। और आपके सारे आंसर आपको मिल चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल, थायराइड। चलो चलो, विटामिन डी से सूखा रोग होता है, रिकेट्स बच्चों में, विटामिन बी, हाँ भाई स्माइल गर्ल, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है बच्चों में। लेकिन ऑस्टिमेलेसिया होता है बूढ़ों में। यानी अगर बूढ़े लोगों में, बच्चों में अगर हड्डियां कमजोर होंगी तो उसे रिकेट्स बोला जाएगा। और उसी बीमारी को ऑस्टिमेलेसिया के नाम से जाना जाता है अगर उसकी हड्डियां मजबूत, मतलब मजबूत ना रहें। जैसे मैं हूं, अगर होगा तो मुझे ऑस्टिमेलेसिया माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। मुझे रिकेट्स नहीं बोला जाएगा, अब ऐसा मत करना कि हो ही जाए। ठीक है, नहीं तो यहाँ बैठ के नहीं पढ़ा सकते, हम खड़े होकर ही पढ़ाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन में अग्रणी कौन थे? किसान आंदोलन की बात की जा रही है। आपको पता है कि 1930 का टाइम था और 1930 यहाँ पे क्या करता है? किसानों की बात करता है, किसानों के आंदोलन की बात करता है। और किसानों की आंदोलन चल रहा था 1930 में। और उस टाइम पे किसान एक नारा लगा रहे थे। कौन सा नारा? जमीन हमारी, यानी किसकी जमीन है? जमीन हमारी और तुम्हारा लगान नहीं चलेगा। क्या होगा? तुम्हारा लगान नहीं चलेगा। और इसी वजह से इस नारे के बाद में एक नेता जो हैं इनके साथ में शामिल हो जाते हैं और इसके बाद में इस आंदोलन को क्या करते हैं? आंदोलन को लीड करते हैं। तो सबसे पहले बात आ रही है कि इस आंदोलन को लीड किसने किया? इस आंदोलन के नेता कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आंदोलन का चेहरा किसको बनाया गया था? तो यहां पर जब किसान जमीन हमारी लगान तुम्हारा नहीं चलेगा का नारा लगा रहे थे 1930 के टाइम पे, क्योंकि ये जमींदारी व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। ये चाहते थे कि हम पे लगान कम लिया जाए, ये चाहते थे कि डेप्ट रिलीफ हमें दिया जाए, हमारे पास में जो जमीन है उस जमीन पे इतना लगान ना लिया जाए, क्योंकि जमीन तो हमारी है। इसी वजह से यहां पे क्या किया गया था? एक आंदोलन किया जाता है और इस आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरा बनते हैं सहजानंद सरस्वती। कौन बनते हैं? सहजानंद सरस्वती बनते हैं। और इन्हीं के द्वारा 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की योजना, यानी ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया जाता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और ये पहले अध्यक्ष बनते हैं लखनऊ सेशन में। फिर बाद में आप देखते हैं एनजी रांगा भी बनते हैं, अशरफ भी बनते हैं, लेकिन सबसे पहले बनते हैं सहजानंद। किसका बाबू थाना थारा यहां पे? ए सही है मेरो, हाँ तुम्हारा सही है भैया, तुम्हारा बिल्कुल सही है। राधे राधे भाई निशांत ब्रो को, भाई गौरी सिंह ने राधे राधे बोल दिया है। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। क्या कहता है भाई? 13 कहता है यहाँ पे क्या? पब्लिक लिटिगेशन की बात करता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करता है। भारत में दायर की गई सबसे अधिक जनहित याचिकाएं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? अब मान लीजिए कि आपका यहां पे कोई फंडामेंटल राइट है, उसकी रक्षा करनी है। ठीक है, भारत में जो जनहित याचिका पड़ती हैं मोस्टली फंडामेंटल राइट पे पड़ती हैं।
तो फंडामेंटल राइट के लिए जो रक्षा के लिए दायर की जाती हैं वो किस आर्टिकल के तहत, यानी कौन से आर्टिकल में सबसे ज्यादा दायर की जाती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब बाकी का आंसर बताइए। मैं आपको बता देता हूं कि पीआईएल की जो शुरुआत है वे 1980 में की गई थी। कब की गई थी? भारत में 1980 में की गई थी। और इसके बाद में जनहित याचिका यानी जनता के लिए न्याय का दरवाजा अगर खुलता है तो वो दरवाजा किस आर्टिकल के लिए सबसे ज्यादा खुलता है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। और आंसर आ चुका है 1919, स्माइल गर्ल का 21, आर्टिकल 21। जान का आंसर डी, स्माइल गर्ल कह रही है 20 और 21 में कंफ्यूजन है। आर्टिकल नंबर ठाकुर का आंसर है 19। तो बेटा 19 से ज्यादा, सबसे ज्यादा जो आंसर है आपका 21 है। आप लोगों ने भी सबसे ज्यादा आंसर 21 ही दिया है, तो आपकी ही बात को मान लेते हैं कि ये फंडामेंटल राइट है हमारा आर्टिकल नंबर 21, जिस पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जिसे पीआईएल कहते हैं, इस पर ज्यादा लागू होती है। क्यों? राइट टू लाइफ की बात करता है। अगर आपको क्या है, जीने का अधिकार है, भैया सबको जीने का अधिकार है, तो आप किस पे बात करोगे? कोई भी बात आएगी, सर मुझे जीने नहीं दिया जा रहा, राइट टू लाइफ की बात करेगा। मेरी निजता का अधिकार है, मेरी निजता पर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमला हो रहा है, तो पर्सनल लिबर्टी की बात की जाएगी। मेरे को मुझे हेल्थ की इश्यू हो रहा है, तो हेल्थ पर बात की जाएगी। मुझे शिक्षा नहीं दे पा रहे लोग, तो एजुकेशन की बात की जाएगी, यानी मेरी एजुकेशन का यहाँ पे रोकी जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे मुझे जीने के अधिकार के लिए ना एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट की बात कर लेंगे। तो आप ये देखो, ये वही मुद्दे हैं जो मोस्टली लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि इन चीजों पे सबसे ज्यादा पीआई हो। आप चाहते हैं भाई एजुकेशन, हर कोई चाहता है, हेल्थ हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि पर्यावरण हमें स्वच्छ हो, आपका लाइवलीहुड की बात की जाए, बिल्कुल चाहते हैं, क्लीन एयर मिले, बिल्कुल चाहते हैं। किस में आएगा? ये राइट टू लाइफ के अंदर आता है। इसलिए सबसे ज्यादा पीआईएल दायर कहां होती हैं? आर्टिकल नंबर 21 के तहत होती हैं। आंसर हो गया। सर मुझे जीने नहीं दिया जा रहा, हाँ भाई ये उनके लिए लागू नहीं होता है जो कहते हैं आई कांट लिव विदाउट यू, ठीक है, ये उनके लिए लागू नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 13 के बाद में 14। लो, ये भी क्वेश्चन आपका पीआईएल से दायर है, यानी पीआईएल की बात करते हैं। आज ये जनहित याचिका लगवा के ही मानेगा। यहां पे बात की जा रही है कि जो जनहित याचिका है ना, जो भारत ने शुरुआत की थी, कब की थी? 1980 में की थी। किसने, किसके द्वारा कराई थी? सुप्रीम कोर्ट ने करा दी थी। लेकिन इसका ऑरिजिन कहां से होता है, इसका उद्घाटन यानी इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। मी टू भैया, मी टू केस बहुत खतरनाक होते हैं, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। मी टू पर्सनल होने की ना हो रही भैया, पर्सनल मैं किसी को ना हो रहा, मैं बता रहा हूं कि पीआईएल इस पर दायर नहीं हो सकती। जो राइट टू लाइफ में वो नहीं आते, जो कहते हैं आई कांट लिव विदाउट यू, वो जी लेते हैं, कोई चला जाए ना चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जीते हैं और बिल्कुल लास्ट तक जीते हैं, और मुझे लगता है वो लोग ज्यादा और जीते हैं। चलिए आगे आ चुका है यूएसए, बिल्कुल सही बताया है जो लोग यूएसए की तरफ जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात की जाती है, पीआईएल की बात की जाती है, जनता के लिए न्याय के दरवाजे की बात की जाती है। तो यूएसए में 1960 के दशक में एक राय, यहां पे आप क्या होता है, एक प्रोटेक्शन होता है जिसे कहा जाता है सिविल राइट प्रोटेक्शन। अब सिविल राइट प्रोटेक्शन के बाद में पीआईएल का यहां पे उत्पत्ति होती है और इसी को अडॉप्ट किया जाता है भारत के द्वारा। तो भारत का पूछा जाए कि इंडिया ने इसे कब अडॉप्ट किया था, इंडिया ने अडॉप्ट कब किया था, तो आप क्या बताएंगे? सर 1980 में किया था। और ये 1980 में किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सर उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पे इसको लागू किया गया था। आपका आंसर ये हो जाएगा जब भारत के लिए पूछा जाए। अलाउड किसके द्वारा किया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और अडॉप्ट कब किया गया? 1980 में किया गया। ठीक है, रिद्धि कुशवाहा जुड़ चुके हैं, गुड आफ्टरनून। इसी के साथ में मैंने लाइक कर दी, बिल्कुल लाइक कर दिया तो बहुत अच्छी बात है भाई, लाइक तो करते रहा करो। ये चीजें कि आपको बहुत अच्छा कुछ मिल रहा है, बहुत चीजें जानकारी मिल रही है, तो भाई एक बार लाइक तो बनता ही है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 15। बोला जा रहा है किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? अब जानते होंगे दो सदन की बात की जा रही है। जब हम यहां पे संसद की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? संसद की बात करते हैं। तो संसद में कितने सदन होते हैं? दो सदन होते हैं। और दो सदनों की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे कि सर एक तो होता है आपका राज्यसभा, जिसे आप
उच्च सदन कहते हैं, और एक होता है आपका लोकसभा, जिसे आप निम्न सदन के नाम से जानते हैं। अरे ऐसा ही हमारे पास में राज्यों में भी होता है। तो क्या राज्य में भी होता है ऐसा? हाँ बिल्कुल, राज्य में भी क्या पाए जाते हैं, दो सदन मिलते हैं। और दो सदन की बात की जाएगी तो क्या होगा, क्या यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा हो गई? नहीं, यहाँ पे होगा आपका उच्च सदन होता है आपका विधान परिषद, और आपका निम्न सदन जो होता है उसे कहते हैं हम विधान सभा। तो यहाँ पर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विधानसभा तो सब जगह मिल रही है, विधान परिषद हमें कुछ ही राज्यों में देखने को मिलता है। और वो राज्य कितने हैं? तो आप कहेंगे कि सर वो राज्य पहले 7 हुआ करते थे, अब आपके राज्य की संख्या कितनी है? तो 6 है। और 6 राज्यों में से इनमें कौन सा दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी बिहार है। इसका आंसर क्या होगा? बिहार होगा। बिहार के अलावा 6 राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। आर्टिकल नंबर 168 के तहत द्विसदन की में अनुमति दी जाती है। आगे आंसर बिल्कुल राज का आंसर बहुत सही है। राज ने सारे स्टेट के नाम भी बता दिए। रिद्धि कुशवाहा आंसर बी बता रही हैं, मैंने आंसर डी बताया। भैया बी नहीं है, डी ही आंसर होगा। केवल 6 है। गीता ने भैया किसी के बाबू की बात नहीं हो रही। 2 बार लाइक, भैया 2 बार लाइक नहीं करना है, फिर से बता रहा हूं, एक ही बार लाइक कर दिया बहुत है। अगर लाइक करने की ज्यादा लग रहा है कि लाइक करना चाहिए तो आप विषम संख्या में कर दें, 1 3 5 7 9 में, ठीक है। एक से ज्यादा बार में तो 3 बार करें, ना कि 2 बार। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ में। 16 क्या कहता है आपसे? अरे इग्नोर मत करो किसी को, भाई इग्नोर किसी को ना किया जा रहा, मैं सबको बता रहा हूं। आपको पता है कि भूकंप आ जाते हैं, आते हैं, बिल्कुल आते हैं भाई। इंडिया में भी आ सकता है, आप देखेंगे कि इंडिया से बाहर भी आता है। और अगर किसी राज्य में, इंडिया में आएगा तो किसी राज्य में आएगा। तो राज्य में अगर भूकंप आ गया, राज्य के अंदर अगर बाढ़ आ गई, बाढ़ को आप जानते हैं पंजाब में आई हुई है, तो इसमें हेल्प कौन करेगा? इसमें कौन काम करेगा? और वो करेगा आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट। कौन बात करेगा वहां पर? स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन। तो एसडीएमसी काम करेगा। और एसडीएमसी के लिए यहां पर अध्यक्ष भी तो बनाया जाएगा। तो किसे अध्यक्ष बनाया जाता है? जल्दी से बताइए। एसडीएमए, यानी कमीशन की जगह पे एक्ट भी कह सकते हो, एसडीएमसी या एसडीएमए, ये कब लागू होता है और इसका अध्यक्ष कौन बनाया जाता है? राज्यपाल बताया गया। राज फीलिंग किस द्वारा? स्माइल गर्ल का आंसर बी है। गौरी सिंह बता रही हैं पीएम। जान का आंसर है बी। चित्रांशी का आंसर बी। रिद्धि कुशवाहा बी। और सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो जो लोग यहाँ पे बी के साथ हैं वो तो बिल्कुल सही हैं। जब हम राज्य की बात करेंगे तो वहां पे राज्य का मुख्यमंत्री ही है जो यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत एसडीएमए का सदस्य होगा, और वो एक अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। लेकिन आपने पीएम बताया, बेटा पीएम जो होता है ना वो एनडीएमसी या एनडीएमए का अध्यक्ष होता है, पीएम। अगर आपसे नेशनल लेवल पर पूछा जाए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पूछा जाए, तो उसका अध्यक्ष पीएम होता है। लेकिन राज्य का अध्यक्ष पूछा जाए तो राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होती है वो सीएम के पास होती है। और ये एक्ट कौन सा था? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आता है? 2005 में। लिख लेना कॉपी पे, नोट्स बना लेना। पूनम जुड़ चुके हैं, गुड आफ्टरनून। और यहाँ पे गौरी से, हाँ जी बिल्कुल चीफ मिनिस्टर। संदीप ठाकुर कह रहे हैं हाँ भैया योगी ही हैं, ठीक है। वो खुद अपने आप में एक डिजास्टर हैं, ठीक है। कुछ ना हो वो भूकंप ले आते हैं, वो लाते, खत्म नहीं करते भूकंप को, वो भूकंप लाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। जनगणना की बात की जा रही है और 2011 की बात की जा रही है, क्योंकि 2021 की तो हुई नहीं है, और जब हुई नहीं है तो उसका डेटा नहीं है। और अगर बात करेंगे, अगर हो भी जाएगी तो हम चाइना से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि हमने यहाँ पे चाइना को पीछे कर दिया है। लेकिन 2011 की बात की जाएगी तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम है ये पूछा जा रहा है। लेकिन जनसंख्या घनत्व होता क्या है? अगर आप ये कहें कि सर मेरा जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, यानी एक एरिया मेरे पास में है, इस एरिया का में 1 किलोमीटर स्क्वायर है। अब इस 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं इसकी बात की जाएगी तो ये हो जाता है आपका जनसंख्या घनत्व। और यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताइए, मैं आपको बता देता हूं मैक्सिमम कहां पे है। जब आप मैक्सिमम की बात करेंगे, यानी आप यहां पे मैक्सिमम की बात करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर तो बिहार हो जाएगा, क्योंकि बिहार में 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 1102 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 1102 लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे है। तो सबसे कम कहाँ होगा? सॉरी तो आंसर ही नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। आंसू निषाद का आंसर सी है, और सबसे कम बिहार में
कम नहीं है, सबसे कम नहीं है, सबसे ज्यादा है, अधिकतम है। यहां पे जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अरुणाचल प्रदेश में यहां पर रहने वाले लोग कितने हैं? 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं। इतना एरिया है, इतने एरिया में केवल 17 लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर में, और यहां पे 1 किलोमीटर में 1000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। ठीक है, बिल्कुल पूनम का भी आंसर सी है, जान का भी आंसर सही है, स्माइल गर्ल का भी आंसर सही है। सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हम खुद टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं, आने वाली है टाइपिंग मिस्टेक हमारे में भी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? भाई आज तो राइट्स की बात ज्यादा हो रही है, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। अब पहले हमने क्वेश्चन में पढ़ा था बच्चे के राइट्स की बात की थी, अब बात कर रहे हैं हम ह्यूमन के राइट्स की, यानी नागरिकों के राइट्स की बात की जा रही है। तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों की अवधारणा को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तीसरी पीढ़ी, इसका मतलब इसके अंदर जनरेशन होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ह्यूमन राइट्स जीने के अधिकार तक सीमित नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी जनरेशन होती हैं। अब जनरेशन में आप देखेंगे, पहली जनरेशन एक होती है फर्स्ट जनरेशन, इसके बाद आती है सेकंड जनरेशन, इसके बाद आती है थर्ड जनरेशन, और यही क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में भी पूछा गया है कि यहाँ पे जनरेशन के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन क्या कहता है? फर्स्ट जनरेशन कहता है यहाँ पे सिविल की बात करता है, आपको पॉलिटिकल राइट देता है। क्या देता है? सिविल की बात करता है, पॉलिटिकल राइट देता है। और यहाँ पे आप इसी की वजह से क्या कर पाते हैं? बोलने की आजादी है, इसी की वजह से आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की कहते हैं, आपको वोट देने का अधिकार है। दूसरा किसकी बात करता है? इकोनॉमिक की बात करता है, सोशल कल्चर की बात करता है। किसकी बात करता है? सोशल एंड कल्चर की बात करता है। आपका तीसरी पीढ़ी का क्या कहता है? ये आपका कलेक्टिव की बात करता है, यानी आपके कलेक्टिव राइट्स भी होते हैं। तो कलेक्टिव राइट्स किसने दिए थे? यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यानी राइट टू डेवलपमेंट की बात की जाती है, राइट टू पीस की बात की जाती है, राइट टू एनवायरमेंट की बात की जाती है, क्लीन एनवायरमेंट की बात की जाती है। आपको एयर क्लीन चाहिए, ये आपका कैसा है? कलेक्टिव राइट्स है, सॉलिडेरिटी राइट्स है, यानी थर्ड जनरेशन का है। और इसको देने वाले कौन थे? ये थे जिनका नाम है केरल वाशक। ये केरल वाशक के द्वारा दिया गया था, राइट टू डेवलपमेंट पीस क्लीन एनवायरमेंट, इंट्रोड्यूस्ड बाय केरल वाशक। थर्ड जनरेशन का कंसेप्ट इनके द्वारा लिया गया था, ये यूनेस्को में था मिलते, ये ह्यूमन राइट्स के स्कॉलर्स थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितनों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी? बी या सी? बी या सी? ए और लगा दो, हाँ जी, ए बी सी डी कोई ना कोई हो जाएगा। जान का आंसर सही है, और इसके अलावा हाँ केवल एक ने आंसर दिया है, ये नहीं पता है, कोई बात नहीं है, नहीं पता है, मैंने बता तो दिया। यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं जो नहीं पता होते, ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देख लेना यूपीएसआई का एग्जाम, एसआई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको कराया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बोला जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। कोई भी बॉडी संविधान में मेंशन है, अगर उसे बदलना है, कुछ और लाना है, तो आपको कहिए अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट करेंगे तो क्या करेंगे? हमें एक्ट लाना पड़ेगा। तो यहां पर कुछ एक्ट से बनेंगी, कुछ अमेंडमेंट से बनेंगी। तो बोला जा रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई, उनकी बात की गई है, उसमें बोला गया है, तो आप क्या कहेंगे? तो वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाएगी। जैसे मैंने कहा इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, बिल्कुल है। आप कहेंगे सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल है। आप कहेंगे फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है, बिल्कुल की गई है। लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल की बात की जाएगी तो आप क्या बताएंगे? नीति आयोग, नीति आयोग। इसके अलावा, क्योंकि ये कैसा है? पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, इनको एस्टेब्लिश कैसे किया जाता है? पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। सीबीआई की बात करेंगे तो सीबीआई जो है वो आपका कैसा है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं है। केंद्रीय अनुवर्ग की बात की जाएंगे सीबीआई की, क्या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है? बिल्कुल है। लोकपाल जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये पार्लियामेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किए जाते हैं, अमेंडमेंट के द्वारा बनते हैं। लेकिन ये जो बनता है ना संवैधानिक, ये हमारे संविधान में दिया गया है कि आपको इलेक्शन कमीशन बनाना पड़ेगा, आपको सीएजी बनाना पड़ेगा, आपको इंटर स्टेट काउंसिल बनाना पड़ेगा, आपको फाइनेंस कमीशन बनाना पड़ेगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितनों का आंसर है? ए है। भाई चित्रांशी चौहान कहाँ लगे हो? ए आंसर कैसे हो जाएगा? गलत है ये आंसर। ए तो नीति आयोग की बात करता है, नीति आयोग खुद आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था, योजना आयोग की जगह आया था। कहां से? थिंक टैंक है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, थिंक टैंक के रूप में काम करता है ये। एबीसीडी में से कोई होगा? बिल्कुल होगा भैया। 19 का सी, 19 का सी, 19 का सी, बिल्कुल अब आया है सी, बता दिया तब आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका मिल गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और 20 क्या कहता है? 20 कहता है गांधी जी के बारे में।
किस वर्ष में गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति प्रदान करने हेतु गांधी इरविन समझौते को हस्ताक्षरित किया गया था? यहां पे बोला गया गांधी ब्रिटिश के बीच में एक समझौता होता है, और गांधी ब्रिटिश के बीच में समझौता किस बात पे होता है? तो आप बात करेंगे सबसे पहले 1930 की। 1930 में हमारे पास में दांडी मार्च चल रहा था, और ये दांडी मार्च किसका हिस्सा था? आप कहेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, तो आप यहां पे बताएंगे कि हमारा नमक संघर्ष चल रहा था, नमक मार्च चल रहा था, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पर होता क्या है, हमारे बीच में हो जाता है समझौता, अंग्रेज मान जाते हैं। और उसमें से कौन आता है हमारे पास में? गांधी जी के पास में, गांधी के पास में आता है इरविन, और गांधी के बीच में और इरविन के बीच में क्या होता है? समझौता होता है। और समझौता किस बात पे होता है? ये कहते हैं कि भाई ऐसा करो, आपका जो अवज्ञा आंदोलन चल रहा है इसको खत्म करो, तो ये अस्थायी रूप से क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया जाता है। और क्या कहा जाता है? आप ऐसा करो, हमारे साथ में एक मीटिंग करो। मीटिंग कौन सी? जिसे गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। आप इसमें शामिल होगे? गांधी जी मान जाते हैं, ठीक है, शामिल हो जाते हैं। और यहाँ पे गांधी जी क्या कहते हैं? भैया ऐसा करो आप, हम शामिल तब होंगे जब आपने जो राजनीतिक बंदी, हमारे बंदी बना रखे हैं, राजनीतिक कैदी बना रखे हैं, उनको रिलीज किया जाए। तो रिलीज करने का काम किसने किया? इरविन करवाते हैं। इसके अलावा जो भूमि है हमारी कब्जा की गई है, उसको यहाँ पे क्या किया जाए? वापस किया जाए। और यहाँ पे हमें आंदोलन का भी अधिकार दिया जाए, हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे लेकिन हमें अधिकार दिया जाए। और इसी बात के लिए क्या होता है? एक समझौता होता है, और वो कब होता है? 1931 में होता है। 1931 में भी कब होता है? क्योंकि डेट पूछ ली जाती है, तो 5 मार्च 1931 को होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है? ये नहीं पढ़ते, हम ये नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? 1931 डी आंसर। पूनम का भी आंसर डी है, बिल्कुल सही है। जो डी के साथ में है बिल्कुल सही है। 5 मार्च 1931 को यहां पे गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट होता है, और इसमें गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी को तैयार किया जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर दिया जाता है अस्थायी रूप से। और यहां पर फिर क्या होता है? हमें यह भी बोला जाता है कि हम शांतिपूर्ण करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन का हमें अधिकार होना चाहिए। हमारे जो आपने कैदी बंद कर रखे हैं, हमारे जो पॉलिटिकल मेंबर हैं, उनको आपने बंद कर रखा है, आपने रिलीज करो। आपने जो भूमि ले रखी है उसे वापस करो, इसलिए तभी मैं गोलमेज सम्मेलन के लिए तैयार होऊंगा। इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आया समझ? गुड आफ्टरनून, बहुत लेट आयो गीता। हाँ जी बिल्कुल खत्म, बिल्कुल। रोजाना मैं क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 तक लेके आता हूं, तो जल्दी से बताइए क्लास आपको कैसी लगी, और इसी के साथ में ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और फिर बाद में बताइएगा कि हमें इस तरह से कितने इंप्रूवमेंट, यानी आपको कितना इंप्रूवमेंट मिल रहा है। और अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक करने के साथ साथ आप इसे शेयर भी करिएगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे केवल मेरे साथ में जीके पढ़ रहे हैं, तो जीके के अलावा हमारे पास रीजनिंग की क्लास होती है, सुबह 7 बजे जुड़ सकते हैं, 11:30 बजे आप मैथ्स की क्लास में जुड़ सकते हैं, 12:30 बजे जीके की क्लास में, और रात में 9 बजे आप हिंदी की क्लास में जुड़ सकते हैं। बाकी का आपको बता दूं कि एक आपके लिए ऑफर, एक धमाका ऑफर आपको दिए प्रोवाइड किया जा रहा है। इस चाणक्य बैच को यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है केवल 99 रुपए में। तो 99 रुपए में आपको पढ़ना है, आपको अच्छे कंसेप्ट के साथ में पढ़ना है। और अगर आप कंसेप्ट की बात करना चाहते हैं तो मैं आपको कंसेप्ट दिखा देता हूं। ये मैं पढ़ा रहा हूं ग्रेटर हिमालय को। आप यहां पे देखिए, मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं जहां पे आपको चीजें समझ में आए। आप यहां पे देख पाएंगे कि किस तरीके से मैं आपको इस चाणक्य 2.0 बैच में आपको पूरी तरीके से चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं। यहां पे आप मेजर पिक्स की बात कर लें, चाहे आप माउंट एवरेस्ट की बात कर लें, चाहे आप यहां पे कंचनजंगा की बात कर लें, नंदा देवी की बात कर लें, ग्लेशियर की बात करें, पासिस की बात करें, या फिर आप यहां पे बात करें मेजर पासेस के अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कब कब आए हैं ये भी बताया गया है। और इसके अलावा यूपीएसआई में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ये सारी चीजें मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको इस तरीके से पढ़ना है तो आप मेरे साथ में इस 99 बैच वाले में जुड़ सकते हैं। बाकी का आपको मैं बता दूं, ये बैच आपको केवल 99 में मिल रहा है, और इसमें बहुत अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ में चीजों को क्लियर किया जा रहा है। तो अभी आपके पास में मौका है, और आपको मौका दिया गया है, तो इसका लाभ उठाइए, इसका फायदा उठाइए, क्योंकि ये ऑफर सीमित समय के लिए है। तो जल्दी कीजिएगा, फोन उठाइएगा, 99 में ये बैच खरीदेगा, ठीक है। इसी के साथ में ये क्लास, लेकिन बैच खरीदना कहाँ है ये तो बताओ। बाईएससी एप्लीकेशन पे, बाईएससी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, लोगो आपको दिखाई दे रहा है, डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे, और इसके बाद में आपको ये फ्रंट पेज पे हमारा, यानी यहाँ पे ये आपको दिख जाएगा हमारा मेन पेज पे, होम पेज पे, ठीक है। हाँ जी भैया, चॉकलेट जैसे चाहिए वो अपना बता दें। मूड खराब हो गया, कोई बात नहीं है भाई। और जिन्होंने बोला है सही भाई, जान के आंसर सारे ही सही हैं, कंफ्यूजन करते हैं, कोई बात नहीं है। कतई जहर भाई, थैंक यू। गौरी सिंह, निशांत थैंक यू, गीता, पूनम, इसी के अलावा चित्रांशी चौहान,
और निशांत भाई, इस्माइल गर्ल और जान के आंसर सब भाई भाई थैंक यू आप लोगों को। और इसी के साथ में हमारे साथ में इसी तरीके से जुड़ते रहिएगा रोजाना 12:30 बजे। और अगर आप बैच पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे कंसेप्ट के साथ में हमारे साथ में बैच में भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है भाई।